देखो मैंने क्या बोला था कि अगर रिमाइंडर ऑफ आई की वैल्यू अगर 10 है तो ये केस 10 के साथ मैच होगी। एंड यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ए। ब्रेक फिर आप करोगे, केस अगर 11 है तो आप प्रिंट करोगे प्रिंट एफ बी। ब्रेक आपको करना है, केस 12 अगर है तो आपको प्रिंट करना है सी। ब्रेक करना है, केस अगर आपका 13 है तो प्रिंट एफ बी करना है। केस अगर 14 है तो प्रिंट एफ ई करना है आपको, राइट। ट्रैक केस 15 अगर है तो प्रिंट एफ एफ। ठीक है, इस तरीके से आप ये स्विच केस आप लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? रिमाइंडर अगर लेस देन 10 है तो डायरेक्टली आप प्रिंट करवाते हो, बट अगर वो लेस देन 10 अगर नहीं है, मीन्स रिमाइंडर की जो भी वैल्यू है वो इन केस वैल्यू के साथ मैच होगी एंड उसके अकॉर्डिंग ये ए बी सी डी एफ तक वो कुछ भी कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा के देगा, राइट। देखो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे नंबर दिया है 139, राइट। तो आपको क्या मिल रहा है 8B, ये हेक्साडेसिमल नंबर मिलेगा। चेक करो इसका 139 का 8B आता है क्या? करेक्ट है? यस सर। तो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल में कर सकते हो या हेक्साडेसिमल में कर सकते हो। अभी जो लास्ट इसके बाद वाला मैंने प्रोग्राम दिया था आप लोगों को, वहां पे मैंने क्या बोला था, एक्सेप्ट डेसिमल नंबर एंड बेस। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बी करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ बेस के लिए, ओके। यहाँ पे बोलता हूँ एंटर डेसिमल नंबर एंड बेस, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, %d एम्परसेंड नंबर कॉमा एम्परसेंड बी। तो सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, ये जो 16 आपने लिखा है या इसकी जगह सिर्फ आपको क्या करना है, बी लिखना है, बेस। क्लियर है? इतना ही चेंज आपको करना है बस। अभी देखो इस प्रोग्राम को अगर मैंने एग्जीक्यूट करवाया, सपोज मैंने डेसिमल नंबर दिया है 12 एंड मैंने बोला इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मीन्स बेस की वैल्यू मैंने ले ली 2, ओके। तो ये बाइनरी आपको दे देगा, राइट। सपोज यही प्रोग्राम अगर मैंने फिर से रन करवाया एंड मैंने सपोज 25 नंबर दे दिया है डेसिमल नंबर एंड बेस मैंने दिया है 8, तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट करके देगा, राइट। यही प्रोग्राम अगर मैंने डेसिमल नंबर दिया है 139 एंड बेस मैंने दिया है 16, तो ये आपको 8B करके देगा। तो देखो एक ही प्रोग्राम तीनों काम करवा के दे सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है उसके लिए, नंबर एंड बेस एक्सेप्ट करना है। लॉजिक सेम है, देखो पूरा लॉजिक सेम है, सिर्फ जहाँ पे आपने 16 डिवाइड किया था वहां पे B लिख दो बस, बेस। क्योंकि रिमाइंडर अगर लेस देन 10 मिलता है तो यहाँ तक ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, राइट। एंड
रिमाइंडर अगर लेस देन 10 नहीं मीन्स व्हाट हेक्साडेसिमल है तो ये आगे वाले पार्ट के लिए जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो यस चारों प्रोग्राम्स मैंने आपको एक्सप्लेन करवा के दिए जो कन्वर्जन वाले थे। यहाँ पे और एक प्रोग्राम है बाइनरी टू डेसिमल, मैंने बोला था आपको, तो आप ट्राई करो बाइनरी टू डेसिमल का भी इसी के ऊपर थोड़ा सोच के, अगर आपसे हुआ यस तो बात है, ठीक है, नहीं हुआ तो मैं मंडे को आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। तब तक बाकी प्रोग्राम्स के लिए आप ट्राई करो, राइट? अब तक के जितने भी प्रोग्राम्स हमने लिए हुए हैं, अगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब मैं आगे जाता हूँ डीएस के लिए या सी प्लस प्लस के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है फिर, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं है कोड लिखने की तो आगे फिर जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आगे इतने छोटे प्रोग्राम्स नहीं है, कम से कम 50 लाइन का, 100 लाइन का, 400 लाइन का प्रोग्राम हमें डीएस में करने हैं। तो उस समय आ, एक प्रोग्राम तो मैं ही करके देने वाला हूँ बहुत सारे, बट फिर भी वो जो कंटिन्यूएशन में आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, विजुअलाइज होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा कोड यूजिंग सी आपको करना है, सिर्फ कंसेप्ट डीएस की है, राइट? तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे यूज होने वाली है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आगे जाके फिर बच्चे क्या करते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट इतना एक वर्ड बोल के बहुत इजीली बाजू में हो जाता है, ठीक है? अभी भी आपको कोई प्रोग्राम अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपने बहुत ट्राई किया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करो, मुझसे मुझे बोलो कि ये सर नहीं समझ में आया, आप फिर से एक्सप्लेन करो, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये ट्राई आप करो प्लीज। यस सर। आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं, मैं आपके चेहरे यहाँ पे नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है जब क्लासरूम में हम रहते हैं तो मुझे एक तुरंत इमीडिएट क्लियर हो जाता है कि जब क्वेश्चन मार्क है आपके चेहरे के ऊपर तो समझ में आता है इसको समझ में नहीं आ रहा है। आपने वहां पे कुछ बोला भी नहीं तो भी मुझे समझ में आ जाता है क्लासरूम ट्रेनिंग में, बट ऑनलाइन ट्रेनिंग में जब तक आप नहीं बोलोगे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट या नहीं हो रहा है। ओके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ पे बढ़ गई है, जो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप उसको क्लियर कर लो अभी, तब तक मुझे आगे मत जाने दो, ठीक है? एक भी यस बंदा, सर। एक भी बंदा अगर पीछे रहता है तो वो मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, ये समझो, क्योंकि आगे जब भी आपको जॉब लेना है तो देखो आपने एक अभी एक इंटरव्यू हुआ था डीएस के ऊपर ऑनलाइन, अगर आपने किसी ने देखा होगा तो मालूम नहीं, शायद टीसीएस या कौन सी कंपनी का था, एक बंदे का डीएस का इंटरव्यू लिया हुआ था, तो देखो कैसे क्वेश्चंस किए हैं उसने, कितने स्मार्ट तरीके से उसने आंसर्स दिए, वैसा प्रैक्टिस आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि सी ही ऐसा एक टॉपिक है, सी प्लस प्लस ऐसा टॉपिक है, डीएस ऐसा टॉपिक है जो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, मीन्स पूरी जिंदगी भर भी आपने आपने पढ़ाई की सी सी प्लस प्लस एंड डीएस की तो भी ये खत्म नहीं होगा, इतनी सारी कंसेप्ट है। बट अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बेस पढ़ रहे हैं, ताकि उन बेस को कंसिडर करके आप आगे पढ़ सकते हो, तो एटलीस्ट वो बेस भी अगर आपका क्लियर है तो आप खुद से आगे पढ़ सकते हो, आगे जाके ऑब्जेक्टिव सी है, बहुत सारे कंसेप्ट है जो सी के बेस के ऊपर डिपेंडेंट है, डीएस यूजिंग सी है, डीएस यूजिंग सी प्लस प्लस है, तो ये डीएस क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये कंसेप्ट है, ये आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, आ रहा है समझ में? तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए एंड कोई भी एक लैंग्वेज में आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए एटलीस्ट, देन एक बार वो इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आ गया तो आप बाकी लैंग्वेजेस में आप ट्राई कर सकते हो खुद से, जैसे अगर मैंने डीएस आपको यूजिंग सी पढ़ाया है
तो आप डीएस यूजिंग सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या अगर किसी ने आगे जावा कंटिन्यू किया है तो डीएस की कंसेप्ट आप यूजिंग जावा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होती है आगे आगे वाली लैंग्वेजेस में। जैसे सी की सारी कंसेप्ट सी प्लस प्लस में कैरी फॉरवर्ड होती है, प्लस न्यू कंसेप्ट आपको पढ़नी है उस समय हमें सी नहीं पढ़ना है फिर से, राइट। जब आप जावा पढ़ते हो तो सी सी प्लस प्लस की बहुत सारी कंसेप्ट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होती है, प्लस न्यू कंसेप्ट होती है, उनको अभी आगे जाके आपको पढ़ना है। तो इसलिए जो भी लैंग्वेज आप कर रहे हो अभी उसको अच्छी तरीके से करो। बहुत सारे लोगों का एक बहुत कंफ्यूजन है, अगर डेटाबेस है तो सी की जरूरत नहीं है, सी प्लस प्लस की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप डेटाबेस में भी आगे कोई लैंग्वेज अगर आप कंटिन्यू करते हो उसको पीएल एसक्यूएल या वगैरह आगे, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आती है, सी की कंसेप्ट आती है, मीन्स प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आता है, वही वहाँ पे भी इफ है, लूप है, ये सारी कंसेप्ट है। तो ये लैंग्वेज अगर आपको क्लियर है तो आगे जाके आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। नॉलेज इज ऑलवेज इंटर रिलेटेड है, कोई भी चीज आपने अगर सीखी है तो वो वेस्टेज नहीं है। इसके पहले अगर किसी ने मैकेनिकल भी अगर किया है, मैकेनिकल में अगर इंजीनियरिंग किया है या ईएनटीसी किया है या इलेक्ट्रिकल किया है, तो ये वेस्टेज नहीं है। आईटी फील्ड के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अलग अलग डोमेन का नॉलेज, जब भी आप प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो आपको समझ में आएगा उस समय कि अगर आपको ई कॉमर्स का अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया या फाइनेंस का अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया करने के लिए, तो उस समय आपके पास फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, नहीं है तो आपको वो सीखना पड़ता है। वो चीज अगर आपको पता है तो ही आप उसका कोड लिख सकते हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कोई भी स्ट्रीम, कोई भी डोमेन यहाँ पे वेस्टेज नहीं है, ठीक है। तो उसका पूरी तरीके से आप फायदा उठाओ, प्रैक्टिस करो, जो भी लैंग्वेज करो वो दिल से करो, ताकि आगे उसका आपको यूज हो सकता है, ठीक है। तो आज मैं यही पे स्टॉप करता हूँ, प्रैक्टिस करो, यही कहने का इसमें मकसद है, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू सर। ओके, स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे।